Okay, let us start the lecture number 3 in which we will discuss about the electric field and electric lines. In the previous lecture, we have discussed the Coulomb's law. I hope you have already watched that video. If you have not, then go to the playlist of the channel and watch the video firstly before coming to this lecture. ओके तो जो भाई हमारे पास में आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी आपको वीडियो पढ़ाऊंगा, जो भी हमारा क्लासरूम का वीडियो रहेगा या फिर मैं पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो कुछ भी उसके अंदर में आप स्किप मत करना। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिया ना, तो आगे के जो लेक्चर्स हैं जो हमारे पास में आएंगे, जिनके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, वो फिर आप हवा में घूमते रह जाओगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं कि इस लेक्चर के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे। सो इन द टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप लोगों को पहले इसका एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन होगा, जो इसका कंसेप्ट है, वो आप लोगों को समझाया जाएगा, और कैसे आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं, क्या उसकी डायमेंशन फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए ये जो लेक्चर है ना, मैं पूरा आप लोगों के साथ में इसको रिवाइज करवाऊंगा मैं, लेकिन आपको पहले बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ये चीजें बिल्कुल आप इजिली उनको कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ से पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई आपका टाइम से हो, और जो क्लासरूम के लेक्चर्स के अंदर में लेके चलूंगा तो वहां पर मेरा मोटिव होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले, ठीक है। अभी मैं आपको क्लासरूम की तरफ में लेके चलूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में क्या और चीजें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे भाई, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनके थ्रू बात करेंगे कि कोई डिस्क्रीट हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, पहले डिस्क्रीट की हम डेफिनेशन समझेंगे। फिर हमारे पास में कोई कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास में एक जर्नल पॉइंट ले लिया तो उसमें कैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डाइपोल होते हैं, उसके अंदर में किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा। कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज जो रिंग होगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हमारे पास में कोई एक्सिस होगा, उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डायरेक्ट फॉर्मुलाज के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसके बाद में जब मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा तो इजीली आप इन चीजों को कर लोगे। आई होप आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में वेक्टर एडिशंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ के अंदर में, तो उसका यहाँ पर बहुत यूज आएगा भाई, तो वो चीज आप अच्छे से देखना इन चीजों का। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, सर्कुलर आर्क होती है, उस पर कैसी आएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक जो सरफेस चार्ज डिस्क होगी उसका कैसा रहेगा, जिसके जो डायरेक्ट फॉर्मुलाज होते हैं, जैसे आप लोग को ये फॉर्मूले दिख रहे हैं ना लास्ट में, ये डायरेक्टली इनके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारा मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, लेकिन सबका बेस भाई मैं आप लोगों को बताया कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक जो डेफिनेशंस है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कैसे उसकी जो एक ओवरव्यू टाइप है वो आप लोगों को लेना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि कभी क्रॉस नहीं होती, क्यों नहीं होती हैं, क्यों इसका क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। क्या इनकी हमारे पास में ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कहां पर होंगी, ये फिर फोर्सेस के जो सरफेस होते हैं वो कहां पर होंगे। लेकिन ये सारा जो कवर होगा वो आपका वीडियो लेक्चर्स के अंदर में कवर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए वीडियो लेक्चर की तरफ में लेकर चलता हूं, ठीक है। हम अपनी स्टडी को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की बात करते हैं, जहां से हमारी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका बेसिस यहां पर शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। कभी आपने सोचा है कि आपके पास में, लेट अस सपोज कि एक फोन है आपके पास में, अभी जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास में फोन है, कोई नंबर मिलाता है और तुरंत आपके पास में कॉल लग जाती है, ठीक है। आखिर आता कहां से ही, आप घर पे बैठे रहे हैं, आपके पास में डिश टीवी लगा हुआ है, डीटीएच लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन आपके पास में सिग्नल आ रहे हैं, आप इजीली चीजों को देख पा रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर इनके पीछे रीजन क्या है? तो इन सब के पीछे रीजन हमारा एक ही है, जिसको बोला जाता है चार्ज। अब वो चार्ज क्या प्रॉपर्टी रखता होगा, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये सारी चीजें आती हैं, तो उसी के लिए मैं आज आपके साथ में डिस्कशन करने के लिए यहां पर हूं, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं समझाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास में एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी पॉकेट में थी, मैंने उठाया और यहां पर रख दिया, ऐसा है? नहीं। चार्ज बॉडी का आपने पीछे अगर लेक्चर देखे हैं तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चार्ज बॉडी, हम किसी बॉडी पर चार्ज लेके आए, या तो इंडक्शन से, कंडक्शन से, या फिर फ्रिक्शन से। लेट अस सपोज मेरे पास में मार्कर था, इसको मैंने अपने हेयर पे रब किया और इसके पास में एक चार्ज आ गया। इस चार्ज को मैं क्या करता हूं, 4 रूम मैं कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास में एक रूम है, उसके अंदर मैं इस चार्ज बॉडी को लेके गया और ये ऐसे मेरे पास में धागे से मैंने इसको लटका रखा है। मैं इस बॉडी को एक रूम के अंदर में लेके गया, लेकिन ये जिस पोजीशन पे थी वहीं की वहीं ये खड़ी रह गई, उसी पोजीशन पर रुका रह गया। ये,
इसी चार्ज को मैं अब दूसरी बॉडी पर लेकर गया, दूसरे रूम में लेके गया, मैं दूसरे रूम पर लेके गया, तो मैंने देखा कि ये चार्ज जो अपनी पोजीशन थी इससे डिस्प्लेस हो गया और अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहां चला गया ये। यानी कि इसकी मीन पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, और ये इस अपनी मीन पोजीशन से 10 डिग्री लेट सपोज क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। ठीक है, तीसरे कमरे में मैं इसको लेके गया इस चार्ज को, और मैंने देखा कि ये जो चार्ज था पहले ये अपने राइट में जा रहा था, अब क्या हो रहा है, ये अपने लेफ्ट में मूव कर गया। यानी कि अपनी मेन पोजीशन से क्या कर गया, लेफ्ट साइड में मूव कर गया। ठीक है जी, हमने सारे ऑब्जर्वेशन देखे। हम एक केस और ले लेते हैं। अब एक केस और लिया मैंने, और इसको मैं दोबारा से एक दूसरे रूम में लेके गया, और मैंने पाया कि ये जो पहले 10 डिग्री डेविएट कर रहा था, अब वो यहां से 20 डिग्री डेविएट कर गया, 20 डिग्री यहां से डेविएट कर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ भाई सब चीज? पहले में कोई डेविएशन नहीं था, सेकंड में कुछ डेविएशन हुआ, तीसरा में हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन हुआ, और लास्ट केस में ज्यादा डेविएशन हो गया। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा इफेक्ट है जो कि चार्ज को क्या कर रहा है, या तो रिपेल कर रहा है या फिर अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी को जो हमारे पास में ये इफेक्ट आएगा, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ में गिराते हैं तो क्या होता है, आपको कोई फोर्स दिख नहीं रही है, कोई फोर्सेज आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऊपर से जाके नीचे अर्थ पर गिर जाती है। तो वहां पर आप क्या बोलते हैं भाई, कौन सा फील्ड है? देन यू से कि वहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है ना, आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर में, 11th में आप पढ़ते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो। ठीक है, आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन फिर भी वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बेसिस पे उसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां पर आप जब रूम में लेके गए, कोई आपको दिख रहा था सोर्स, कोई आपको फोर्स दिख रही थी, नहीं दिखी। यहां पर आपको दिखी, बिल्कुल नहीं दिखी, इस केस में भी नहीं दिखी, और इस चारों केसेस में हमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई नहीं दी, कोई भी हमें कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं दिखाई दी। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो इसको मैं आपके एक रियल लाइफ के साथ में अटैच करने की कोशिश करता हूं। स्पाइडर आपने सुना, देखा होगा, सबने देखा होगा, मकड़ी अपना जाल बनाती है, वो एक कोने में बैठ जाती है और क्या करती है, हर तरफ में जाल पोर देती है वो। ठीक है, हर तरफ उसका वेब बना हुआ है, और जैसे कोई कीड़ा उसके अंदर में आता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो कीड़ा क्या करेगा, उसके अंदर में फंसेगा। जैसे वो फंसेगा तो वो जो उसका वेब है, जो उसका मकड़ी का जाल है, वो उस मकड़ी के पास में एक इंफॉर्मेशन देगा जो कि कोने में बैठी हुई है, कि भाई इसके अंदर में कोई ना कोई आपके फंस गया है, कोई ना कोई यहां पर मच्छर फंस गया या कोई इंसेक्ट फंस गया है। अब वो क्या करेगी, वो तार के थ्रू उसके पास में इंफॉर्मेशन चलेगी। दूसरा केस क्या करेगा, वेब उसको अपनी तरफ लपेटते लपेटते कहां ले आएगा, मकड़ी के पास में ले आएगा। ठीक उसी तरह से जब वो जाल हमें दिखाई नहीं देता, इतना बारीक होता है, इतना रेयर होता है वो कि हमें दिखाई नहीं देता, उसी तरह से कोई भी एक चार्ज होता है, कोई भी एक चार्ज होता है, अपने तरफ इसी तरह का एक फील्ड बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वो एक चार्ज ने बनाया है, और चार्ज ने जब बनाया है तो हम उसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी क्या है, एक इमेजिनेशन है कि चार्ज के पास में या तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी होगी, उसको हम कोरिलेट करते हैं, जैसे हमारे मकड़ी का जाल होता है। ठीक है, उसी तरह से किसी चार्ज के आसपास में पूरा एरिया फैला हुआ है, जहां पे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वहां पे क्या करेगा, वो अट्रैक्शन करेगा या फिर रिपल्शन शो करेगा। ठीक उसी तरह से मैं यहां पर आपके एग्जांपल्स में लेके आता हूं। जब यहां पर इसने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई यहां पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो इसके ऊपर में कोई इफेक्ट डालते, यानी कि यहां पर कोई भी मकड़ी का वेब नहीं है, कोई भी चार्ज के आसपास का फील्ड नहीं है। जब आप इसमें गए तो आपको देखा कि भाई जैसे इसके अंदर में गए, इस रूम को में लेके गए, तो यहां पर इसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, कौन डिफ्लेक्शन कर सकता है इसके ऊपर में? भाई मास तो आगे कर नहीं सकता है। आपने पढ़ा था कि चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अदर चार्जेस या फिर डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर इसको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका नफ यहां पर क्या है, फील्ड है, जिसके इन्फ्लुएंस में क्या हो गया, ये मूव कर गया। इस केस में लेके आए तो यहां पे इसके ऊपर में अपोजिट फोर्स लगा दी, हो सकता है वो चार्ज दूसरे टाइप का हो, जिसके कारण में अट्रैक्शन शो कर दिया हो। यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसलिए यहां पर 10 डिग्री डेविएट हुआ, और यहां पर क्या हुआ, मेरे पास में 20 डिग्री डेविएट हो गया। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या रियल में कोई चीज होती है ये? इसी के लिए मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं आपके साथ में। ठीक है, मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट डेवलप करते हैं। मान लो मेरे पास में एक चार्ज था, ये मेरे पास में एक चार्ज है, मैंने इसको यहां पर लटका दिया है और इसको मैं किसी चार्ज रूम में लेके गया हूं, किसी चार्ज के आसपास में लेके गया हूं।
जैसे मैं इस चार्ज के पास में लेके गया तो ये जो बॉडी पहले यहां पर थी अब चली गई है यहां पर, अब चली गई यहां पर, और यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, एक बेल लगा देता हूं। एक बेल लगा दिया मैंने, ये मेरे पास में घंटी जो होती है कि जब भी ये इसके ऊपर में आएगा, ये नीचे कोई भी मेटेलिक बॉडी मैंने इसके ऊपर में लगा दी है, जैसे ये इसके पास में आएगा इसके साथ में टकराएगा और ये बेल यहां पर क्या होगी, रिंग कर जाएगी। मैं किसी बॉडी के इसके पास में लेके गया, यहां पर कोई लेट सपोज मेरे पास में चार्ज है, इस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, इसकी तरफ मैं मूव करता हूं, तो यहां से अपनी जो मेन पोजीशन थी वहां से क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा और लेट सपोज ये मेरे पास में चार्ज यहां पर चला गया। जैसे मैं चार्ज को वापसी लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये बेल के नहीं टकराएगा और वापसी आने की कोशिश करेगा। फिर मैं इसके पास में लेके आऊंगा तो जोर से जाके बेल को ये क्या करेगा, हिट करेगा। यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियलिस्टिक है, इमेजिनरी नहीं है। तभी तो भाई वहां पर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा है, कोई ना कोई उसके ऊपर में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जिस फोर्स के कारण में क्या हो रही है, बेल आपकी क्या हो रही है, रिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उस चार्ज के पास में कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई वर्क डन करने की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इस बेल को क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है। तो बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियलिस्टिक चीज होती है जो कि अपने इफेक्ट के द्वारा, इफेक्ट के थ्रू हमें शो होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे स्पाइडर का वेब नहीं दिखाई देता। चलिए और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैं अपनी कोशिश, जब हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके मोबाइल फोन बच जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है आखिरकार, तो होता क्या है कि जो आपके आस-पास में आपने देखा होगा मोबाइल टावर होते हैं, तो वहां बेसिकली चार्ज होता है। ठीक है, और आपके मोबाइल के अंदर में भी चार्ज होता है। तो आपके मोबाइल के अंदर में लेट सपोज ये मेरे पास में मोबाइल फोन है और इसके अंदर में चार्ज बॉडी है ये। ठीक है, जैसे यहां पर इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो भी चार्ज है जो टावर में लगा हुआ है, आपके आसपास जो मोबाइल एंटीनाज लगे हुए हैं वहां पे चार्ज आएगा, वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा यानी कि अपनी पोजीशन को आगे पीछे करेगा। तो वहां से क्या होगा, या इसके बॉडी के ऊपर में क्या लगाएगा, एक इफेक्ट लगाएगा, जिसके कारण में ये चार्ज भी अपने पास में क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। और अगर ये मूवमेंट करना शुरू कर गया है तो वहां पर इसका मतलब है कि उस चार्ज के कारण में इसके ऊपर में कोई ना कोई क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। अब चार्ज तो चल के आया नहीं भाई वहां से, तो बेसिकली यही हम कह सकते हैं कि वहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वहां पे जो चार्ज हमारा जो एंटीना के अंदर में जो चार्ज मूव किया था, जो चार्ज वाइब्रेट किया था, उसने अपना एक फील्ड बना दिया है। और वो फील्ड क्या कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसकी मूवमेंट करवा रहा है, जिसके कारण ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है और आपके फोन की घंटी बज जाती है। ठीक है, अब कई बार आपने सोचा होगा कि नंबर हम मिलाते हैं पर्टिकुलर यूसी का क्यों कॉल लगता है, तो ये एक ट्यूनिंग फैक्टर आता है जो हम बाद में पढ़ते हैं इस चीज के बारे में। बेसिकली अभी मेरा कंसेप्ट था आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाना। तो आप यहां से कोरिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, एक जो भी चार्ज होता है उसके आसपास का एरिया होता है, एक आसपास की विसिनिटी होती है जिसके अंदर में कोई दूसरा चार्ज आएगा, वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करेगा। ठीक है, अब इसको मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहां से आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो केसेस निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण में डेवलप होता है, बिल्कुल सही, चार्ज के कारण में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो यहां पर भी आपने आंसर मेरे को दिया, चार्ज के ऊपर में। यानी कि दो जो चीजें होंगी वो बेसिकली चार्ज के कारण ही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के कारण आएगा और इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी किसी के ऊपर में फोर्स जो लगेगी वो भी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही लगेगी। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपको बात किया फोर्स के बारे में, तो यहां पर फोर्स लगी इसके ऊपर में, तो फोर्स को कैसे मेजर करेंगे भाई, मैं यहां पर एक फोर्स के मेजर करने के लिए एक मीटर लगा देता हूं कि भाई यहां पर मेरे को बताओ कि 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, कभी तेज आएगा, कभी और तेज आएगा, और तेज आएगा, हमने जैसे फील्ड को बढ़ाया तो कभी 1 न्यूटन, कभी 2 न्यूटन, कभी 3 न्यूटन, इस तरह से फोर्सेज हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि भाई ये चार्ज इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर चार्ज बढ़ाया, जैसे मैंने चार्ज बढ़ाया तो इसके ऊपर में जो फोर्स थी वो इंक्रीज हो गई, यानी कि जो सोर्स चार्ज, यहां पर मैं क्यू मान के चल रहा हूं जिस चार्ज को, जो कि इसको पास या दूर लेके जा रहा हूं, तो उसके कारण में इसके ऊपर में फोर्स लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगी अगर मैंने चार्ज को इंक्रीज कर दिया, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। भाई चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगी इसके ऊपर में, फोर्स भी उसके ऊपर में ज्यादा इफेक्ट डालेगी, कभी 1 न्यूटन आ रही, कभी 2 न्यूटन, कभी हमारे पास में 3 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं चार्ज को कांस्टेंट रख लेता हूं। मैंने चार्ज को कांस्टेंट रखा, 1 न्यूटन मैंने रखा, उसको सॉरी 1 कूलम मैंने चार्ज लिया, यहां पर गया मैं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहां पर लेके गया उसने 10 डिग्री मूव करवा दिया, यहां पर उसी 1 न्यूटन 1 कूलम को मैं लेके गया, यहां पर उसने फोर्स लगा दिया, यहां पर मैं उसको लेके गया तो ज्यादा फोर्स लगा,
यहां पर जब मैं उसको इस पोजीशन पर लेकर गया तो उसके ऊपर में ज्यादा फोर्स लगा। चार्ज तो वो ये भाई सेम हमारे पास में, जिस चार्ज को जो यहां पर मैं टेस्ट चार्ज के रूप में यूज कर रहा हूं वो तो चार्ज सेम रहा मेरे पास में। तो यहां पर हमारे पास में एक क्वांटिटी आ जाती है कि भाई कहां पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं पर कम होगा। इससे भी डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर में कि फोर्स हमारी ज्यादा लगेगी या फिर कम लगेगी। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कितनी ताकत है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना वो फैला हुआ है वहां पर। तो यहां पर एक नया फैक्टर मेरे पास में निकल के आ जाता है कि फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसके ऊपर में भी क्या करेगी? डिपेंड करेगी। इसलिए फोर्स हमारा इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पे? कि भाई मेरे पास में जो सोर्स चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब होता है यहां पर जो है, ठीक है, इसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूं। ये बेल पे है, ये टेस्टिंग चार्ज है मेरे पास में। अभी आगे पढ़ेंगे किस क्या टेस्टिंग होता है क्या हमारे पास में, इन सबको हम कंसिडरेशन में लेके आते हैं। तो जैसे टेस्टिंग चार्ज को मैं आगे लेके जाता हूं इसके पास में, इस सोर्स चार्ज को, तो ये बेल को कभी ज्यादा हिट करेगा कभी कम करेगा। पहले चार्ज पे हमने देखी, चार्ज को कांस्टेंट कर दिया, इसके साइज को बढ़ा दिया, इसके फील्ड को ज्यादा बढ़ा दिया हमने, तो यहां मेरे पास में क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये बेसिकली इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड किया, क्यू पर और ई पर। तो यहां पर मैं इसको सोल्व करूंगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस क्या आएगा? ये बिल्कुल सही, क्यू एंड ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या देके जाएगा भाई मेरे को? ये कांस्टेंट देगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू ई। ठीक है, यहां पर मेरे पास में रिलेशन आ गया के क्यू ई। के मेरे पास में कांस्टेंट हो गया, लेकिन इस कांस्टेंट की मुझे वैल्यू तो पता होनी चाहिए भाई। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुई है ये क्वांटिटी, तो हमें इसको क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा अज्यूम करके चलते हैं हम कि भाई मेरे पास में अगर मैं कहूं कि भाई 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है और 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले, इसकी यूनिट बताएंगे क्या होती है, ठीक है, और 1 ही न्यूटन में क्या मान लो? फोर्स मान लो, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि फोर्स जो हमारे पास में आएगी वो आप यहां से ये निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू की वैल्यू 1 और मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1। तो यहां से आप कहोगे कि फोर्स जो है 1 न्यूटन होगी, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड में और 1 कूलम चार्ज के ऊपर में। तब हम के की वैल्यू को क्या लेंगे? के इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हैं आप। जैसे हमारे पास में ये आ जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, ये मेरे पास में आ गई है। यानी कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर में एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसको कहोगे? 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसको कहोगे कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर में 1 न्यूटन जब फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनना इस बात को कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर में 1 न्यूटन जब फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम जानते हैं। बात समझ आई कि भाई मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है, मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया और इसने जोर से इसको धक्का मारा, ठीक है, इसके ये मेरे पास में सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज में मैं इसको लेके गया, इसका इन्फ्लुएंस था, इसका इफेक्ट था। तो इसने क्या किया? इस 1 यूनिट चार्ज को क्या किया? हिट किया, और हिट करने के बाद में मैंने इसके फोर्स को मेजर किया तो मुझे मिला 1 न्यूटन। तो आप कहोगे कि वहां पर 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब यहां पर हम इसकी यूनिट के बारे में डिफाइन करें तो ऐसा यूनिट क्या आएगी मेरे पास में? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि आप इस यूनिट से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 यूनिट कूलम, 1 यूनिट चार्ज के ऊपर में, यानी कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। बात क्लियर हुई? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसकी और कैलकुलेशन करने की तरफ में बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने कहा कि भाई ये चार्ज कौन सा लूं मैं, यहां पर जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं इस कौन से चार्ज के साथ में कंसीडर करूं? तो इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। चलो टेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो टेस्ट चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटा यूनिट होता है जो कि किसी दूसरे सोर्स चार्ज जो है उसके इन्फ्लुएंस में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ना करे या फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करे, तो उसको हम बोलते हैं कि मेरे पास में टेस्ट चार्ज है। जैसे मान लो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई कहां कहां कैसे निकलती है। अभी मैं आपको बता दूं
कि यहां से कुछ ऐसे फोर्स लाइन निकल रही होंगी इसकी, ठीक है, ऐसे इसकी फोर्स लाइन निकल रही होंगी, और यहां पर मैं किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं, यानी कि किसी चार्ज को लेके आया हूं, तो आप मानो कि यहां से इसके पास में 10 लाइंस निकल रही है, 10 लाइंस निकल रही है, या फिर 10 हमारे पास में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और जब इस चार्ज को आप इधर लेके आ रहे हो, तो इधर लेने से हमारे पास में क्या हो गया, लेट अस सपोज ये मेरे पास में 2 लाइंस है, इसकी 2 लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास में। तो जैसे आप इस चार्ज को इधर मूव करोगे, तो बेसिकली इसका है कितना फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, इसका 10 है, लेकिन जैसे आप इसको लेके आओगे तो इसकी 2 लाइनों को क्या कर दे, कट कर देगा। भाई बहुत बड़ा चार्ज आपने ले लिया अगर, तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा। अगर आप उस इफेक्ट के साथ इसमें लेके आओगे तो इसके इफेक्ट को कम करेगा, और यहां पर आपको शो करेगा 8 का, लेकिन आपके पास में था कितना, 10 था, बचा कितना आपके पास में 8, तो आप तो गलत हो गए यहां पर। तो हमें इस चार्ज का ऐसे सिलेक्शन करना पड़ता है कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास में जो सोर्स चार्ज है, इसके इफेक्ट को, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ज्यादा चेंज ना करे, ज्यादा इफेक्टिव ना करे। तो कौन सा सही रहेगा मेरे लिए, ये बताओ कि 5 कूलम चार्ज लूं वो बढ़िया रहेगा, या फिर 5 माइक्रो कूलम चार्ज लूं जब बढ़िया रहेगा मेरा टेस्ट चार्ज, 5 माइक्रो कूलम। क्योंकि अगर आप ये चार्ज लोगे तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और आप इजिली जो इसका फील्ड है, जो इसके मेजरमेंट्स हैं, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, वो इजिली उसके अंदर में निकाल लोगे। तो ये टेस्ट चार्ज हमारे पास में क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, तो इसको हमें क्या रखना होता है, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड के अंदर में रखना होता है, ताकि हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करवाएं, जो कि सोर्स चार्ज के थ्रू हमारे पास में डेवलप हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं आपके सामने पुट करता हूं कि मान लो मैं अभी हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से भी फोर्स निकलेगी इसकी। भाई कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि 2 चार्जेस हमारे पास में है, तो उनके ऊपर में क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ड्राइव होने वाला है, ठीक है, तो मैं यहां पर यह मान लेता हूं कि जो मेरे पास में चार्ज है, जो यहां पर चार्ज मैंने अज्यूम किया है, इसको आप प्लस क्यू मान लो, ये मेरे पास में बड़ा क्यू मान लिया मैंने, और यहां पर मैं जो चार्ज लेके आ रहा हूं, ये मेरे पास में बहुत छोटा चार्ज है, यानी कि कौन सा, यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, जो भी आप नाम दो, बहुत छोटा है मेरे पास में, और यहां से इन दोनों के बीच में लेट अस सपोज डिस्टेंस है वो आर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या था कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स जो लगेगी इनके बीच में वो इक्वल लगी है कांस्टेंट के, ठीक है, और दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के, और डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो सेपरेशन है उसकी, यही कहा था कूलम्ब्स ने। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई फोर्स हमारे पास में, चलो यहां में हमने रख लिया, पहला चार्ज कौन सा है, पहला चार्ज जो बड़ा चार्ज है, यानी कि जो सोर्स चार्ज है, जो आपके टावर में लगा हुआ है, ठीक है, जो फोन के टावर्स में लगा हुआ है, वहां पर जो चार्ज है उसको हम मान लेते हैं, के की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था आपने, क्या कितनी वैल्यू होती है, 9 × 10 की पावर 9 इसकी टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, क्यू मेरे पास में कितना हो गया है ये हो गया मेरे पास में क्यू सोर्स चार्ज, और दूसरा क्या है, ये मेरे पास में छोटा चार्ज है, और बीच में इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r² का। अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, कि कितना फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर। अब यहां बताओ मेरे को कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू है। भाई F/Q आप कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, इसको यहां पर आपने इसके अंदर में Q को इस साइड में लिया है, F/Q, यानी कि ये हमें रिप्रेजेंट करके देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई r²। यही तो वैल्यू आएगी। यानी कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 2 तरीके हो गए। पहला आपके पास में यह है कि केवल आपको फोर्स और चार्ज दे रखा हो, टेस्ट चार्ज दे रखा हो। दूसरा कि भाई आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू गिवन हो, और टेस्ट चार्ज और आपके पास में जो चार्ज है सोर्स चार्ज, उनके बीच की सेपरेशन का पता हो, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू वहां पर जा सकते हैं। लाइंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, उन चलिए अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आखिरकार हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको देख के आप ये बता सकते हो कि चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आप अपनी गाड़ी बाइक या लेकर निकले हैं, और जैसे ट्रैफिक सिग्नल के आसपास पहुंचते हैं या फिर देखते हैं साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि कहीं मुड़ने का निशान लगा हुआ है तो आप उस तरफ मुड़ जाते हैं, कहीं सीधा जाने का है या फिर कोई ब्रिज है या कुछ भी चीज़ है, वहां पर क्या होता है, साइनेज होती है।
तो इन सेंटेंस से आप क्या समझ सकते हैं कि भाई मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, कैसे मैं अपने आप को मूव करवाना है। तो उसी तरह से हमें भी चार्ज के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन करने पड़ते हैं कि भाई वो अपने चारों तरफ फील्ड तो जनरेट कर रहा है, फील्ड तो अपना बना रहा है, क्योंकि हमने बेसिक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी चार्ज के बारे में कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किनकी, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अदर जो भी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जिसके कारण में क्या शो कर रहे हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट हमें शो करके दे रहे हैं। तो हमें उसके लिए ये तो बताना पड़ेगा भाई किस डायरेक्शन में दूसरे चार्ज को लेके जाओगे आप, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे साथ में पॉइंट्स आते हैं, 10-12 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास में पॉइंट निकल के आता है कि जो चार्ज होते हैं, पहला जो पॉइंट है कि चार्ज जो होता है उससे हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ओरिजिनेट होती है। पॉजिटिव से क्या होंगी, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव पर हमेशा क्या होती हैं, टर्मिनेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका बेसिस जो है वो यहीं से बन के चलता है कि भाई ओरिजिन जो भी हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, ओरिजिनेट होती हैं, और जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर टर्मिनेट होगा। जैसे मान लो मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, तो जब भी आप इससे पॉजिटिव चार्ज से बात करोगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये मेरे पास में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरो हेड मैंने क्या दिखाया, बाहर की डायरेक्शन में दिखाया, तो सारी की सारी रेज बाहर जाएंगी। अगर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज ना होकर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो, खाली मैं नेगेटिव चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं, अभी दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर बात नहीं किया है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ रखियो। तो इस पे लाइंस क्या होंगी, आकर टर्मिनेट होंगी, यानी कि आपको एरो हेड क्या बनाना है, इसके रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई, जो फील्ड लाइन शो करने का मतलब ये है कि आपके पास में ये एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये चार्ज मैंने इसको रब किया और यहां पर रख लिया है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, क्रिएट कर दिया इसने। मैं दूसरे चार्ज को लेके आता हूं, ये चार्ज मैं यहां पर लेके आया, मान लो इस मार्कर को मैंने रब किया और इस मार्कर को मैं यहां पर लिया है, बहुत हाई चार्ज रखना पड़ेगा, मार्कर को रिपेल नहीं करेगा, ठीक है, हमें बहुत हाई चार्ज रखना पड़ता है उसके लिए, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इस चार्ज को मैं जैसे रब करके इसके पास में लेके आया और इस पॉइंट पर रखा, तो ये चार्ज की डायरेक्शन होगी कि ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और इस पॉइंट पर रखा तो ये नीचे की साइड में चला जाएगा, इस वाले पॉइंट पर रखा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर ये इस पॉइंट पर इस बॉडी के चार्ज के अंदर में आया तो इसके इफेक्ट के अंदर में आया तो, और जब इसके अंदर में आएगा तो जैसे कोई मेरे पास में चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको मैंने रब किया, यहां पर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, को पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आया, तो वो क्या करेगा, इस चार्ज में इस डायरेक्शन में आकर इसकी तरफ में क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इस पर आएगा और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि फील्ड लाइन बेसिकली हमें ये बता रही है कि कोई भी अपोजिट नेचर का या फिर सेम नेचर का चार्ज उसके पास में आया तो किस डायरेक्शन में उसको रिपेल करना है या फिर किस डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करना है। तो पहली प्रॉपर्टी से आप समझे कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, जो आपको दिखता नहीं है, ये भी आपको दिखेगा नहीं, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और जब आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको ये मानना है कि पॉजिटिव से हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड जाएंगी, और नेगेटिव पे हमेशा क्या आएंगी, इनवर्ड आएंगी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी होते हैं लेकिन रियल थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बात करें इसके लिए, देखिए, अब जब किसी की तस्वीर बनाते हैं, किसी की तस्वीर आपने बना दी है, किसी की फोटो आप बना रहे हैं, आपने देखा होगा स्केच वगैरह से बना लेते हैं लोग बाग, तो वो तो इमेजिनरी है, लेकिन जो पर्सन जिसकी इमेज बनाई जा रही है वो तो रियलिस्टिक है, यानी कि वो तो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ठीक है। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी बनाने में, दिखने में है, लेकिन वो किसी रियलिस्टिक चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं बात करूं आपसे कि जो हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी होगी है कि ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है, यानी कि हम इनको देख नहीं सकते लेकिन हमें ये हमारे पास में क्या होती है, इमेजिनरी होती है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करती हैं, किसी रियल थिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहां पर हमने बात किया दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करूं मैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम फैक्टर है, यानी कि प्राइम फैक्टर हम बात करें किसी की कि प्राइम प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है
कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनी हुई है उसके ऊपर में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, यानी कि उस डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट बना दे तो वहां पर बताएगा कि कहां पर उसके ऊपर में फोर्स लगेगा। जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज मेरे पास में बॉडी को मैंने यहां पर एंटर करवाया, जो बॉडी थी कोई भी मैंने चार्ज लिया, मैं यहां से इसको एंटर नहीं करवाया, मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया। ये मेरे पास में चार्ज था, मान लो पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे इसने फील्ड लाइन बनाई है, ये ऐसे निकल रही होगी। तो ये बेसिकली यहां पर ये बताएगा कि अगर आपका चार्ज इस पॉइंट में, इस पॉइंट पर एंटर करता है इस फील्ड के अंदर में, तो इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो इसके ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब किसी ने कहा नहीं जी यहां पे बताओ अगर यहां पर एंटर कर गया तो, ये आपको किसी इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में नहीं बता रहा है। यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप, वो बेसिकली उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब कोई अदर सोर्सेज होते हैं जिसके कारण में इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे की साइड में आ जाएगी, लेकिन अगर कहीं से बाहर से आपने यहां पर उसको एंटर कर दिया तो क्या करेगी, एकदम बाहर की तरफ में भागेगी। जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, पानी के अंदर में साइकिल चलाओ आप, तो क्या होगा, या फिर मिट्टी के अंदर में जो आप गिल्ली मिट्टी हो चुकी है वहां से, वहां पर आप साइकिल निकालो तो पीछे आपने मडगाड़ देखे हैं, मडगाड़ लगे हुए ना, क्यों लगे होते हैं भाई, जैसे आप साइकिल पे पैडल लगाते हैं तो पीछे से पानी हुआ या मिट्टी हुआ पीछे की तरफ में ऐसे टेंजेंटली ऊपर की तरफ में भागती है, ऐसे टेंजेंटली ऊपर की तरफ में आती है। तो बेसिकली है क्या, अगर वो उसके साथ में चिपक के रह जाती तो टायर के साथ में घूमती हुई निकल जाती, लेकिन हुआ क्या कि वो टेंजेंटली जा रही है, उसके ऊपर में फोर्स लग रहा है, वो टेंजेंटली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हुई जा रही है। ठीक है, तो वहीं ये हो रहा है कि भाई अगर यहां पर मैं इस पॉइंट में कर दूं तो यहां पर क्या कर दो आप, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पार्टिकल मान लो यहां पर ऐसे आया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में एंटर करेगा तो इस साइड में निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अब बात आई कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट बेसिकली अगर आप बात करो, जैसे मेरे पास में एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ की बात करूं तो यहां पे मैं इससे बात करूं, ये मेरा सेंटर और ये रेडियस हो गया, तो रेडियस के साथ में जो भी उस पॉइंट से आप कर्व बना दोगे, पूरा एक सर्किल बना दोगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच एक बार करे, यानी कि इसके साथ में क्या बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो आप इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहां पर अगर चार्ज एंटर किया तो, यहां पर चार्ज एंटर करेगा तो कुछ नहीं, यहां से आपको क्या करना, सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, यानी कि इसको जो हमारे पास में कर्व है केवल और केवल एक बार टच करनी चाहिए, बार बार टच नहीं करनी चाहिए। केवल एक बार टच करेगी तो उसको हम बोलेंगे उसका क्या है, टेंजेंट ड्रॉ हो गया, जो कि अगर वहां से कर्व बना दिया जाए तो सेंटर पे किस तरह का एंगल बना रहा होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि यहां पर रेडियस के साथ में ये उसका रेडियस है, तो यहां पर क्या बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरे पास में। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी होगी है। अब इसी से हम एक नई प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और वो ये कहती है कि भाई कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी प्रॉपर्टी का एक अलग थोड़ा एडवांस रूप है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तीन प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में। फोर्थ की बात करें, लेट अस सपोज मेरे पास में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मेरे पास, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये बना दिया, कट कर दिया दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट पे जैसे मैं ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे बताओ मेरे को कि अगर चार्ज एंटर कर गया तो उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना कि भाई मैं कौन से वाले पाथ को लूं। तो आपने इस पाथ को कंसीडर किया, लेट अस सपोज कि इस पाथ को कंसीडर किया, इस नीचे वाले जो ब्लू पेन से मैंने बनाया, इस पाथ को आपने कंसीडर किया, तो इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। और अगर ब्लैक वाले पाथ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां पे इसके ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। यानी कि आपके पास में पाथ 1 और पाथ 2, यानी कि दो रास्ते आ गए आपके पास में कि भाई आपको क्या करना है, एक ही पॉइंट से दोनों रास्तों पे एक साथ निकल जाना है। क्या ये पॉसिबल है? मैं बहुत बार आपको एग्जांपल भी इसका दे चुका हूं कि मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपने घर से बाहर निकलो, दो रास्ते हैं आपके स्कूल जाने के, दोनों पे एक साथ चले जाओ, कभी चले जाओगे? नहीं जा सकते। तो वही चार्ज के साथ में भी है कि भाई अगर आपने एक ही पॉइंट पे दो रास्ते इसको बता दिए तो ये उनको फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको एक प्रॉपर्टी का ही रूप दे देते हैं। मैंने कहा ना इसी का एडवांस रूप है ये कि एक पॉइंट पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्लियर हुई चीजें? चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने चार्जेस को रख दिया है, आपने चार्जेस को रख दिया है, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि क्लोज लूप नहीं बनाती है। इससे मतलब क्या है कि भाई मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है
और एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जाएंगे तो वहीं से मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ करवाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वहां पे आप जब फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनली बाहर कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और इंटरनली कैसे जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। यानी कि यहां पर क्या बना रही है, एक क्लोज लूप बना रही है। तो उसी का कॉम्बिनेशन मैं यहां पर मानूं कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आसपास में रख दिया है तो वो क्या करेंगे, एक फील्ड लाइन जरूर बनेगी, लेकिन वो एक क्लोज लूप नहीं बनाएगी। जैसा कि हमने अभी बताया था कि भाई पॉजिटिव से जाएगी और नेगेटिव पर क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी। भाई पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आगे उसका कोई पाथ नहीं आएगा हमारे पास में। यहां से निकलेगी और ये ऐसे चली जाएगी, यहां से निकलेगी और ये ऐसे चली गई, ऐसे ही इसके सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, हर पॉइंट पे इसका क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इसका। तो कहीं पर भी ये अपना क्लोज लूप नहीं बना रही, यानी यहां से गई और यहां टर्मिनेट, यहां से निकली और यहां से क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई हमारी पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमेशा ये डिसकंटिन्यू रहेंगी, कभी भी एक दूसरे के ऊपर में क्लोज पाथ नहीं बनाती है। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या शो करता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये अपने आप में इमेजिनरी होती है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रियलिस्टिक जो हमारे पास में रियल ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करती है। यहां पर हमने कहा कि भाई पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होते हुए, कहा था ना कि ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी कि पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव से क्या होती है, नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाती है, ये टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं, इसके भी रीजन को समझते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एनटीएससी हो, आईजेएससी हो, केवीपीआई हो या फिर आईआईटी एनईटी किसी भी आप एग्जाम के अंदर में जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। लेट अस सपोज मेरे पास में कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास में 6। बीच में मैंने कंडक्टर को रख दिया भाई, यहां पर ये मैंने कंडक्टर को रख दिया। तो क्या होगा कि ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो निकल जाएगी सीधी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो विदाउट डिफ्लेक्शन यहां से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये यहां पर आएगी तो ये इसके ऊपर में ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी, ये इसके ऊपर में टर्मिनेट हो जाएगी। और ये इसके साथ में ध्यान रखना कि जब भी मेटल पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये 90 डिग्री बना दिया इसने। जैसे ये आएगी तो इसका पाथ ये होगा 90 डिग्री का, ये भी इसके साथ में कितना बनाएगा, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं 90 डिग्री का। यानी कि 4 लाइनें आई, वो यहां पर क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो गई है, इस जगह पे क्या हो गया, उनका टर्मिनेशन हो गया। लेकिन आपको पता है कि भाई ये लाइंस अगर निकली हैं तो यहां से कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। और आपने तो ये कहा था कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं उतनी ही बाहर पहुंचनी भी चाहिए। आपने निकाली कितनी, 6 निकाली थी, लेकिन बाहर तो भाई कितनी पहुंच रही है आपके पास में, 2 पहुंच रही है, 4 कहां चली गई, 4 भी आएंगी। देखो अब कैसे आएंगी। आपने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण में यहां इंडक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर में। भाई पॉजिटिव अपने तरफ में किसको अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को। तो यहां पर नेगेटिव आ गया इसके पास में चार्ज, कंडक्शन इंडक्शन के थ्रू हमारे पास में इंडक्शन के थ्रू यहां पर आ गया चार्ज, क्योंकि हमने टच नहीं किया इसी बॉडी को, सिर्फ इंड्यूस किया उस जगह पे। तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस तरफ में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया भाई, सॉरी इस साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जनरेट होती है या फिर ओरिजिनेट होती है। तो क्या होगा फाइनली, यहां से 90 डिग्री बनाएंगे, देखो टर्मिनेट भी 90 डिग्री पे होंगी और ओरिजिनेट भी 90 डिग्री पे होंगी। यानी कि यहां से भी ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या करेंगे, आगे की साइड में निकल जाएंगे। ये 90 डिग्री बनाएंगी, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90, यानी कि हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर क्या बनेगा, इनका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो जितनी ओरिजिनेट हुई थी, मेरे को बताओ भाई कितनी ओरिजिनेट हुई थी, 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास में 6, यानी कि 6 लाइनें आपकी ओरिजिनेट हुई थी और 6 की 6 मेरी क्या हो गई है, बाहर हो गई है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर के थ्रू पास हुई भाई, आंसर इज नो। तो फिर आगे कैसे निकली, तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज के बारे में, चार्जिंग बाई
इंडक्शन के बारे में कि चार्ज हमारा क्या हो गया, इंडक्ट हो गया है, जिसके कारण ये बॉडी यहां पर अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर देता है, जिसके कारण जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकली है उतनी हमारे पास में फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, बाहर से ओरिजिनेट होके निकल जाती हैं उस मेटल के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने क्या कहा कि मेटल जो होते हैं, यहां आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, 6th प्रॉपर्टी आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नेवर पास थ्रू कंडक्टर, नेवर पास थ्रू कंडक्टर। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को ना, ये क्योंकि बुक्स में आप पढ़ते चले जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वहां पे एक छोटी स्टेटमेंट लिखी होगी कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। रीजन क्या होता है, वो रीजन मैंने यहां पर आपका एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिहेव करती हैं किस तरह का, एक रबर होता है उसकी तरह, स्ट्रेच रबर होता है उसकी तरह बात करते हैं, उस तरह से ही अपने आप को करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि भाई मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और मेरे पास इधर एक नेगेटिव चार्ज है, दो चार्जेस मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे आपको बताया कि भाई यहां से फील्ड लाइन जनरेट होंगी और इसके ऊपर में क्या करेंगी, टर्मिनेट होने की कोशिश करेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ में अदर चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इंटरनली ये क्या चाहते हैं, अंदर की तरफ में आना, एक दूसरे की तरफ में आना। लेकिन बाहर से जो फील्ड लाइंस आएंगी, ये फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, यहां से 90 डिग्री से निकलेंगे भाई, ये भी 90 डिग्री से निकलेगी। ठीक है, ये फील्ड लाइन जो जारी होगी और यहां से जो फील्ड लाइन जनरेट होगी, ये जो फील्ड लाइन जनरेट होगी ये इसके ऊपर में क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, क्योंकि ये भी सेम चार्जेस के कारण में, ये भी सेम चार्जेस के कारण में। तो बीच में क्या होगा, अगर हम बात करें कि लेटरली जो है, ये लेटरल है और ये मेरे पास में ट्रांसवर्सल है। जब हम सीधे हॉरिजॉन्टली बात करें तो उसको लेटरली बोलते हैं और ऊपर की जब हम बात करें तो ट्रांसवर्सली बात करते हैं। तो लेटरली क्या कर रही है, एक दूसरे को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब हम ट्रांसवर्सली बात करते हैं तो एक दूसरे में गैप बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल करने की कोशिश कर रही है। क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है वो हमारे पास में सेम नेचर की है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगी, वो रिपेल करती हुई चली जाएंगी। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो गैप होगा बिल्कुल इसके साथ में नहीं बनाना होता हमें। अगर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये यहां पे आपने इतने फील्ड के साथ में बनाई है तो ये जो बनेगी अगली वाली उससे ज्यादा गैप के साथ में बनेगी, यानी कि ज्यादा उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा, ज्यादा वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, समझ आई चीजें कि भाई जब ट्रांसवर्सली हम बात करते हैं तो ऐसे नीचे भी होगा, इनके साथ में ऐसे नीचे होगा कि ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थोड़ी दूर बनेगी ट्रांसवर्सली यानी कि बीच में, और नीचे जब आ जाएगी तो वो क्या करेगी, और दूर बनेगी, लेकिन अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगी ये कि ये 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होगी और 90 डिग्री पर ही अगले जो चार्ज होगा उसके ऊपर में जाके क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ये हमारी डायरेक्शन होगी इसकी। आई होप आप लोगों ने भाई वीडियो लेक्चर था वो देख लिया होगा और अपने जो कंसेप्ट थे वो डेवलप कर लिए होंगे, किसको लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, और बेसिक जो डेफिनेशन आपने डेवलप करी होगी जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। अब जो चीजें हमारे पास में बचती हैं, क्या बच गई, जो भी हमारे पास में ये अलग अलग तरह के जो शेप्स आती हैं उनके ऊपर में कैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर में कैसे कैसे हमारे पास में वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। तो आप भाई, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखा करो, उसके बाद में ये जो कंसेप्ट है वो आप लोग के क्लियर हो जाएंगे और फिर हम जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो पूरा करवाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट हम बात करें कि फिजिक्स का एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है भाई। जब इसको हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में पढ़ाते हैं तो इसी के अंदर में कम से कम हमारा 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। ठीक है, यहां पर आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाई जाएंगी, तो वही रिलेवेंट चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, केवल वही आप लोगों को करनी है, उससे बाहर आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, और ये इसके फॉर्मूलाज डायरेक्टली जो होते हैं वो आप लोगों को रिमेंबर रखने। ठीक है, और हम बात करें कि इसकी जो पीडीएफ फाइल्स है वो आप लोगों को भाई ग्रुप के अंदर में सेंड कर दी जाएगी, और जो भी भाई आपके भाई बंधु उनको बोलिए यहाँ पर जुड़ने के लिए, ताकि वो कहीं पर मतलब लैक ऑफ नॉलेज के कारण में ऐसी जगह पे ना फंस जाए जहां पर आप लोगों के पेड कोर्सेज चल रहे हो। ठीक है, उससे भी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेक्चर्स दिए जाएंगे, ताकि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि भाई यहाँ पर जो कोर्सेज है उसकी